Focus is good. Okay. सो हेलो दोस्तों और वेलकम एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि क्यों मैंने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को छोड़ दिया। कंप्लीटली तो नहीं बोलूँगा, बट 90% छोड़ दिया। एंड क्यों मैं कंटेंट क्रिएटर बना फुल टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जो लोग भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी के बिज़नेस में, वो लोग कुछ चीज़ें जान ले इसमें आने से पहले। और अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, मैं इसके साथ में बेयर कर लूँगा, ये चीज़ें सहन कर लूँगा, तो यू कैन एंटर। एंड इफ़ नॉट, अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, भाई आप फंसोगे EMI ट्रैप के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ये बिज़नेस का जो मेन कोर है बेसिकली वो ये है कि आप सामने वाले को जो वीडियो बना के देने वाले हो, या फिर सामने वाले को जो फ़ोटो बना के देने वाले हो, मतलब फ़ोटोग्राफी करने वाले हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की जगह आजकल जो है वो इक्विपमेंट्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे चमन चूतिए फ़ोटोग्राफर्स हैं जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए अभी इंडस्ट्री में जिन्होंने कदम रखा है, वो लोग ये दिखाते हैं कि सर हमारे पास में अभी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, तो इसलिए हम लोग आपकी फ़ोटोग्राफी वो जो है वो बहुत अच्छे से करके देंगे। एंड देन कस्टमर्स भी इनसे ज़्यादा होशियार कि अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो फिर भाई फिर तो हम आप ही को बुक करेंगे। तो अब जो नए लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या वो कचरा है? नहीं नहीं भाई, कचरा बिल्कुल नहीं है। कचरा बिल्कुल नहीं है। बट कचरा ये है कि उस इक्विपमेंट के ज़रिए आपके पोटेंशियल को गिना जा रहा है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें जो भी लोग हैं फिर वो ये सोचते हैं कि यार नया कैमरा जैसे ही मार्केट में आए, हम लोग उसको सबसे पहले परचेस करें। अब बेसिक सा हिसाब लगाते हैं, एक एवरेज अच्छा कैमरा जो है वो 3 लाख रुपए का आता है। ठीक है, 3 लाख रुपए का एवरेज कैमरा। उसकी एवरेज EMI जो है वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए की पर मंथ आती है। और ये जो EMI है कम से कम 1 डेढ़ साल तक चलती है। ठीक है, लेकिन 1 डेढ़ साल बाद फिर से नया कैमरा मार्केट में आ जाता है। तो अब क्या होता है कि भाई फिर अब मैं ये भी इक्विपमेंट ले लूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगा तो भाई फिर मैं रिलेवेंट नहीं रहूँगा फोटोग्राफी में, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपकी आर्ट जो है आपके इक्विपमेंट से नहीं देखी जाती है। यस, इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन इतने भी नहीं करते भाई, क्योंकि जो लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ जाता। आज मान के चलो मेरे पास में जो कैमरा है, मेरे पास में ये कैमरा है सोनी A6700। ये एक कंज्यूमर लेवल कैमरा है, बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है। तो मैंने तो भाई इसी से कंटेंट बनाकर अपने 7.5 लाख फॉलोअर्स कर लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, और 7 लाख फॉलोअर्स कर लिए फेसबुक के ऊपर। तो अगर इक्विपमेंट इतना मैटर करता तो इतने फॉलोअर्स शायद नहीं होते। तो इसी कैमरे से जो है वो मैं अच्छे से अच्छी वेडिंग, बड़ी से बड़ी वेडिंग भी शूट करके अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब क्या है ना, इक्विपमेंट का गेम चालू हो गया है। और उस इक्विपमेंट के चक्कर में जो फोटोग्राफर्स है, वो बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है वो अंधाधुंध जो है नए इक्विपमेंट्स बाय करते हैं और उनको EMI पे लेते हैं। एंड देन भाई वो कर्जा फेंटते रहते हैं। तो अगर मान के चलो 3 साल में आपका एक कैमरा इक्विपमेंट रिलीज होता है, मतलब आप कर्जा फेंट देते हो, भाई कब तक करोगे? हर 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में एक नया इक्विपमेंट मार्केट में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। और सिर्फ यहाँ पे कैमरा तक की बात नहीं रहती। कैमरा है, फिर देन लेंसेज है, उसके बाद में माइक्स है, उसके बाद में ट्राईपॉड, गिम्बल है, ड्रोन है, एवरीथिंग। मतलब आपके पास में एटलीस्ट 10 लाख से 15 लाख रुपए का सेटअप होना चाहिए इफ़ यू वांट टू डू अ रॉयल वेडिंग्स। ऐसा मिथ है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। एक कैमरे के ऊपर भी बहुत अच्छा शूट हो सकता है अगर शूट करने वाले में उतना पोटेंशियल है तो, बट ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे पहला है जो EMI ट्रैप है। मैंने भी किया है। मैंने भी एक नया कैमरा परचेस किया था A73। एंड देन उसको जब तक मैंने फेड़ा तब तक A74 जो है वो कैमरा आ चुका था सोनी का। तो फिर रिलेवेंट रहा ही नहीं मैं, मतलब लोग बोलने लग गए भाई वो A74 पे कर रहा है, आप A73 पे कर रहे हो, तो आपका जो रेट है आप डाउन कर दो। तो ये एक EMI ट्रैप है। तो इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, और दिस इज़ दी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैंने वेडिंग फोटोग्राफी को बोला बाय। तो सेकंड चीज़ जो है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स पैसों से ज़्यादा। अगर अच्छा पैसा कमाकर क्वालिटी लाइफ मिल रही है तो वो सबसे अच्छा वर्क है। जो ये वेडिंग का सीज़न है वो साल के शुरुआत में शुरू होता है। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होता है, फेब से स्टार्ट होता है। एंड देन 4-5 महीने चलता है। देन बीच में थोड़ा सा रेनी सीजन आता है। एंड देन फिर एंड में भी साल के वेडिंग्स शुरू हो जाती है।
तो भाई ये तुम्हारे सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब तुम्हारी साल की शुरुआती शादियों के खानों से होती है। मतलब मैंने ये बात नोटिस की जब मैं इस बिज़नेस में आया एंड देन जब मैंने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, तो भाई मेरी हेल्थ जो है ना वो एकदम से डाउन हो गई 1 डेढ़ साल में। मतलब वज़न अंधाधुंध गेन हो गया एंड देन आलस, फिटनेस ख़त्म हो गई बिल्कुल भी। अभी भी मैं कुछ खास शेप में नहीं हूँ, लेकिन भाई मुझे पता है कि मैं किस शेप में था एंड देन किस शेप में आ गया। क्योंकि आप जो है वो दिन रात शूट कर रहे हो एंड देन फिर वो खाना भी जो है वो शादियों में का खाना आप खा रहे हो। ये अब ये जो पॉइंट है ना वो कोई नहीं बताएगा, और ये बहुत सीरियस पॉइंट है। फिर आप वो खाना खाते हो, फिर उसमें स्वीट्स खाते हो। अब क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, आप क्या कहाँ जाओगे? रात को 12 बजे शादियाँ ख़त्म होती है, फिर उसके बाद में आपको वो खाना कंज्यूम करना पड़ता है। आप नहीं खाओगे तो आप कहाँ जाओगे? खाना ही पड़ेगा। एंड देन घर पे आते आते आपको 2 से 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। एंड देन उसके बाद में आप सो के सुबह कब उठते हो भाई? क्योंकि अगले ऑर्डर पे जाना है, अगली वेडिंग पे जाना है, तो 8 9 बजे आप उठ के फिर जा रहे हो। तो ना आपकी नींद ढंग से हो रही है, ना आपका खाना ढंग से हो रहा है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं रहता इसमें। आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। ये तो होगी एक बात। दूसरी चीज़, ये कानों की जो माँ चुत्ती है ना इसमें, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि आप सोचो, अगर 4 महीने में आपके पास में काम है, मान के चलो 60 दिन, तो 60 दिन आपके कानों में डीजे बजेगा साइड में। आप शूट कर रहे हो और इधर डीजे बज रहा है, कानों की माँ बहने कर रहा है वो। हल्दी में आप शूट कर रहे हो, कानों की माँ बहने हो रही है। मतलब आप इतना अब्यूज़ हो रहा है कानों का, इतने ज़्यादा आप मतलब एक्सपोज हो रहे हो साउंड से, इतने ज़्यादा मात्रा में कि आपका बाद में कुछ सालों बाद ना आपको हियरिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ये कोई नहीं बताता भाई, ये कोई नहीं। और आजकल तो ये जो डीजे, जो अभी डीजे का मतलब ये हो गया है कि लाउड साउंड मतलब अच्छा साउंड। भाई तुम्हारे लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा भाई, नारियल चढ़ाना पड़ेगा तुम लोग के ऊपर। लाउड साउंड जो है वो अच्छा साउंड नहीं होता, अच्छा साउंड ही अच्छा साउंड होता है। अब ये अगर किसी को समझाने जाएंगे तो समझेगा नहीं, बट एनीवेज, लेकिन भाई इतना लाउड साउंड होता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसकी वजह से जो कानों की माँ बहन एक होती है वो एक अलग चीज़ है। मतलब आप जो अंदर से ख़राब हो रहे हो, बाहर से भी ख़राब हो रहे हो। एंड देन एक्सपोजर टू लाइट। आज कल के वेडिंग्स के अंदर लेज़र्स, उसके बाद में बहुत सारे जो है फ्लैशी लाइट्स आपकी आंखों में पड़ते रहते हैं, और वो कंटिन्यूसली होते रहता है, कंटिन्यूसली। आप अभी जवान हो, आप अभी यंग हो ना, तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ सालों बाद में ना आपकी जो माँ बहन एक होने वाली है ना भाई, उसकी वजह से ये बहुत गलत बिजनेस है। एनीवेज, तो ये हो गया थोड़ा सा शरीर के हिसाब से कि किस तरह से हानिकारक है ये बिजनेस। अब मैं क्लाइंट के तौर पे बोलता हूँ। अब जब आप चाहते हो कि आपको ना एक कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ना एक इज्जत मिले, लेकिन भाई ज़्यादातर मतलब 10 में से 8 या 7 शादियों में ना फोटोग्राफर्स को ऐसा गिनते हैं जैसे कि ये कोई घंटा, मतलब चूतिया है ये आया है बस भाई, मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है। खैर इतना ज़्यादा नहीं होता, बट होता है। जो छोटे शहर है, टाउन है एंड जो विलेजेस होते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ ये होता है, मैंने खुद देखा है। एंड लोग बोलते हैं भाई ज़रा ये फ़ोटो खींचिए, वो नहीं खींचा, वो क्यों नहीं खींचा, है ना। और कुछ कुछ शराब पिए हुए लोग भी आते, फिर वो भाई तूने ये करा ही नहीं, वो नहीं करा। तो बहुत ये जो चीज़ है, मतलब ये जो ये सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इस बिज़नेस के अंदर एक इज़्ज़त का पार्ट होता है, वो मिलना चाहिए फोटोग्राफर को, नहीं मिलता। टीम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, अगर मैं एक काम उठाता हूँ मान के चलो, तो मेरे को लगेगा एक फोटोग्राफर, एक कैंडिड सॉरी एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, एक कैंडिड फोटोग्राफर, एक ड्रोन वाला, एक एडिटर। अगर मैं खुद सिनेमैटिक शूट कर रहा हूँ तो एक सिनेमैटिक ऑब्वियसली। तो ऐसे कुल मिला के, और एक असिस्टेंट थोड़ा संभालने के लिए। तो ये और फिर ट्रैवलिंग, 5 6 लोगों की ये टीम जो है ना, ये हमें पालनी पड़ती है। अब इनका जो पेमेंट है, क्योंकि सामने से जो पार्टी है वो पेमेंट नहीं करती, और जैसा ये लोग हमारे पास में काम करके चले जाते हैं, तो फिर ये बोलते हैं भाई हमारा पेमेंट बाकी है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब सामने वाले के पास में काम नहीं गया है तो सामने वाला भी पेमेंट देगा नहीं, ठीक है। तो ये इस फील्ड में पेमेंट की बहुत गड़बड़ है। या तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उन लोगों से मेरा एक निवेदन है, भाई आप क्या करो, 90% पेमेंट पहले ले लो। क्योंकि अगर आप 90% पेमेंट नहीं लोगे तो भाई जैसी शादी खत्म हो जाएगी, जो फोटोग्राफर्स आपने हायर किए हैं आपका काम करके देने के लिए, वो आपका सर खाएंगे पेमेंट के लिए, और आप पैसे मांग भी नहीं पाओगे। एंड देन ऊपर से क्लाइंट भी जो है ना भाई, मतलब अगर 1 लाख रुपए में एक वेडिंग तय हुई है तो एडवांस देता है कुछ 20 30 हज़ार रुपये, एंड देन फिर उसके बाद में वो उठा के तुमको दे देगा
जो 70 बचे हैं तो उसमें से दे देगा भाई ये रहे 50, भाई इतना तुम अभी एडजस्ट कर लो। अरे भाई जो ऊपर के 10-20 है वही तो मिलते हैं फोटोग्राफर को, वो भी लोग नहीं देते, फिर आनाकानी कर करके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पैसा जो है वो इकट्ठे आए तो ही काम का है। ये जो चिल्लर में आता है ना, ये कुछ काम का नहीं होता। अगर 1 लाख रुपए एक साथ आ जाए तो ही वो काम का है। और इस बिजनेस में एक साथ पैसा नहीं आता भाई, चिल्लर चिल्लर में आता है, वो खर्चा होते रहता है, क्योंकि EMI है, घर चल। अगर और इसमें अगर आप मैरिड हो तो भाई फिर तो भूल ही जाओ इस बिजनेस को, एकदम चूतिया बिजनेस है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो भाई आप घर संभालोगे, अपने फैमिली को टाइम दोगे, या फिर आप क्या क्या करोगे, मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी। बात करते हैं जो टीम की बात करते हैं, बारिश आने वाली शायद से, एनीवेज निपटाते हैं। ओके, सो अभी टीम की बात करते हैं। अब टीम में क्या है ना, इसमें क्या है कि हर बार आपके पास में सेम फोटोग्राफर्स एंड सेम वीडियोग्राफर्स नहीं रहेंगे, तो क्वालिटी का भी बहुत इशू आता है। अगर मान के चलो एक बार मुझे अच्छा फोटोग्राफर मिल गया तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो अवेलेबल नहीं है, किसी और फोटोग्राफर ने उस बंदे को हायर कर रखा है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा नहीं मिला तो फिर क्लाइंट को जो हमने काम दिखाया है वैसा काम अगर नहीं निकला तो फिर वो एक परेशानी हो जाती है, क्योंकि सबका स्टाइल अलग अलग है काम करने का। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, ठीक है। जो भी जिन भी बंदों को हम लोग एक्सपोजिंग के लिए बुलाते हैं, एक्सपोजिंग का मतलब है बेसिकली एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर के यहाँ पे काम करने जाता है, उसको हम लोग एक्सपोजिंग बोलते हैं। सो ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल होता नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से अगर हम लोग फोटोग्राफर्स को काम देते हैं, मतलब जो अगर हम लोग किसी को एक्सपोजिंग के लिए बुलाते हैं, तो भाई उनको इतना ज़्यादा पालना पड़ता है ना, पालना पड़ता है, मतलब जो छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है कि भाई तू 6 बजे, अगर 6 बजे का टाइम दिया है क्लाइंट को, तो फिर क्लाइंट ने, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो फोटोग्राफर को 5 बजे भाई आ जाना टाइम पे, भाई आ जाना टाइम पे। अगर वो नहीं आया तो अपनी मैया चुदने वाली है। क्यों फिर तुमको जाकर फिर तुम वो क्लाइंट के सामने क्या बोलोगे, यार भाई वो आया नहीं, अभी 5 मिनट रुक जाओ। अरे भाई वो नहीं रुकेगा, वो तुम्हें गाली देगा। और ये होता है, बहुत टाइम होता है। तो इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का लोड है, इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का लोड है कि भाई ऐसा लगता है ये क्यों मैनेज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का बहुत लफड़ा है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि रैंडम टीम होती है, टीम हमेशा सेम नहीं होती, तो इसलिए मैनेजमेंट कचरा हो जाता है। और उसके बाद में जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट के, वो ज़मीन आसमान फाड़ देते हैं। मतलब आप गली में शादी कर रहे हो, आपको शादी चाहिए ताजमहल जैसी। एंड अभी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन जो है फोटोग्राफी बिजनेस में, वो हो चुका है भाई फ़ोन। क्योंकि अभी ये जो आईफोन वाले एंट्री मार लिए इन लोगों ने, और सीरियसली काम भी अच्छा होता है, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम्हें ज़्यादा इक्विपमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक फ़ोन लेके जाते हो, एक अच्छी सी रील बना के देते हो, तो काम हो जाता है। तो अब क्लाइंट को क्या लगने लग गया, यार भाई कैमरे की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी तो आईफोन से हो रहा है। तो इतने रेट्स डाउन हो गए, इतने लोग एक साथ घुस गए, और अभी एक फ़ोन वाले भी इतने लोग घुस गए कि इतने रेट अभी डाउन हो रहे हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है भाई। फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो डाउन हो गया है। आप क्लाइंट को मना भी लेते हो तो वो बोलता है भाई फिर हमें रील्स भी चाहिए, हमको फ़ोन से रील्स भी बना के चाहिए। तो आपको वो बंदा भी हायर करना पड़ता है कि चल भाई ठीक है, तू भी थोड़ा पेमेंट ले ले भाई, तू भी रील्स बना के दे। लेकिन उसका ऐड ऑन कुछ नहीं होता, ऐड ऑन उसका कुछ नहीं होता। पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, ये बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लफड़ा है। अगर ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई यार, बहुत और डीप बातें हैं। और इसमें जो है वो इक्विपमेंट लॉस का बहुत बड़ा डर है इस वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में। जैसे कि अगर आपका कोई इक्विपमेंट ख़राब होता है तो भाई वो लाखों का है, गिर गया टूट गया तो लाखों का है, चोरी हो गया तो लाखों का है। उसके बाद में ट्रैवलिंग करते हुए इतने फोटोग्राफर्स की जान जा चुकी है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं, रात में काम करते हैं, देन फिर रात को ट्रैवल करना पड़ता है उनको 1-1:30 बजे, एंड देन फिर गाड़ी चला के घर जाना, कुछ ना कुछ उनके साथ में होता है जिसका किसी को कुछ लेना देना नहीं है भाई। क्योंकि इतने रात को, क्योंकि फेरे, कुछ कुछ शादियों में फेरे भाई सुबह 4-4 बजे होते हैं, हमने खुद किए हैं। एक फोटोग्राफर के साथ में ही थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना, नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इतना काम करने के बाद में उसको टाइम पे भी पैसा नहीं मिलता। सो इसलिए ना ये बिज़नेस थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। कार्ड अगर गलती से आपका करप्ट हो जाता है, जो कि मेरा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। कार्ड अगर आपका करप्ट हो गया तो आपके तो एल लग गए भाई, क्योंकि उसको रिकवर कराने में जितने पैसे जाएंगे, अगर रिकवर नहीं हुए तो क्लाइंट तो फिर आपके साथ में जो चाहे वो कर सकता है भाई। मतलब लीगल नोटिस तक दे सकता है कि इसने मेरी वेडिंग ख़राब कर दी, ऐसा वैसा। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत वैलिड है। अगर फिर वही बात होगी कि अगर आपको, क्योंकि कैमरास अपग्रेड हो गए, तो अब उसके अकॉर्डिंगली कार्ड भी आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। कार्ड ही जो है वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये का एक कार्ड है, और इससे भी लाख रुपए तक के कार्ड है। सो और वो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आपने कैमरा ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हो गया, आपको फिर अब वो कार्ड भी लेने पड़ेंगे। तो इस वेडिंग फोटोग्राफी की बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है बेसिकली। सो भाई अगर आप सच में करना चाहते हो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस तो करो, इट्स फाइन।
लेकिन ये मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अभी करता हूँ मैं बीच बीच में, अगर कोई कोई ख़ास फ्रेंड है या फिर कोई जान पहचान वाला है तो फिर मैं करता हूँ। एंड देन कंटेंट क्रिएशन तो भाई मेरा फेवरेट पार्ट है। अपने मर्ज़ी के मालिक, कभी भी बनाओ, कोई परेशानी नहीं। कभी भी वीडियो डालनी है डालो, नहीं डालनी मत डालो। ये एक मेरे लिए बेहतर ऑप्शन था। सो जो भी लोग करना चाहते हैं करो, इट्स फाइन एब्सोल्युटली। एंड बस यही था यार। चलो, टेक केयर।